वोट काटे गए, वोट जोड़े गए, बहुत बड़े पैमाने पर वोट काटे गए राजीव जी, जिसका आरोप खुद अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। अगर इसी तरीके से चलता रहा, चुनाव आयोग अगर यही करता रहा, तो ये चुनाव बेमानी हो जाएगा। ये कम से कम राजीव कुमार को समझना चाहिए कि इतिहास में किन शब्दों में उनका नाम दर्ज हो। पूरे तरीके से चुनाव आयोग को पलीता लगाते हुए और लोकतंत्र को खत्म करने में उनकी भूमिका लिखी जाएगी, लेकिन लोग ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने कहा ना कि ये जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में जिन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को जो अधिकार मिला, वो किसी तरीके से इसको खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जो चीजें चल रही हैं, संदेह के घेरे में है, आरोप बराबर लग रहे हैं, उससे छवि बहुत बुरी तरीके से दूषित हुई है चुनाव आयोग की। और राजीव कुमार को अगर अपनी इज्जत बचानी है जाते जाते, तो कम से कम इस पर जवाब, वो बेवजह की शायरी सुना करके नहीं, ठीक ठीक जवाब दे करके लोगों को मुतमईन करना है कि नहीं साहब, ये हम उस लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र को बनाए रखने वाले हैं और ये हम करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली के नतीजों से बहुत सारी बातें और क्लियर होंगी, और अभी मुझे लग रहा है कि वो कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। जी, कांग्रेस की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे दो सहयोगी उधर नई दिल्ली के काउंटिंग सेंटर पे हैं और यहां अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर यहां से नहीं आ रही है, क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है और उसमें बैलेट पेपर की काउंटिंग शायद अब समाप्त हो चुकी है और ईवीएम की काउंटिंग चल रही है। क्या कुछ अपडेट है? हम दोनों अपने सहयोगियों के बीच चलते हैं अपडेट के लिए और फिर चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के खाते में 34 सीट्स और 26 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस पार्टी, यहां टोटल 70 में से 62 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है आंचल और अंशिता? जी राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग जो है वो बस तो कुछ ही देर में पूरी होने ही वाली है। बहुत जल्द ही नतीजे भी जो है फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के वो जल्द ही सामने आ जाएंगे। हमारे कुछ साथी जो हैं वो अंदर गए हैं जानने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कुछ मतलब झोल तो नहीं हो रहा है। इस तरीके की जो है आगे तैयारियां देखने के लिए गए हुए हैं और बहुत जल्दी जो नतीजे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट के लिए आप तक हम आते हैं फिर से। हमारे साथ तब तक बने रहिए और इधर हमारे तमाम साथी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जरा उनको भी ले आइए। और ये जो ओवरऑल आप जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है और यहां पर बीजेपी के लिए दिल्ली क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 27 साल का जो सूखा है उसको खत्म करना है। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, बहुत कुछ जानकारी हम दे रहे हैं, ले रहे हैं और नतीजे जो हैं उसमें जब तब्दील होंगे, लेकिन अभी 1 घंटे का वक्त बीता है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है जैसा आंचल बता रही हैं, और लेकिन यहां पर जी न्यू दिल्ली की सीट पे निगाहें रखनी चाहिए हमको। देखिए, नई दिल्ली की सीट वही सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल ने सिटिंग मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था और फिर वो मुख्यमंत्री बने थे, और वहीं से आम आदमी पार्टी की आंधी शुरू हुई थी। अब उसी नई दिल्ली सीट पर वो पीछे चल रहे हैं, अभी जो खबरें आ रही हैं, और प्रवेश वर्मा वहां से आगे बताए जा रहे हैं जहां पे संदीप दीक्षित भी थे, और प्रवेश वर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वहां पे फैक्टर होगा कि वहां पे क्या हो रहा है। न्यू दिल्ली सीट पे कांग्रेस की जो सीटों पे जो लोग आगे हैं उसमें देवेंद्र यादव की सीट आगे है बादली से, और उनका चुनाव बहुत अच्छा था, उन्होंने लड़ा, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो अभी जो दिखाई दे रहा है राजीव जी वो ये कि आम आदमी पार्टी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि ग्रेटर कैलाश का अभी आप ट्रेंड दिखा रहे थे, ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे थे या अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि मिडिल क्लास कंस्टिट्यूंसी जो है वो आम आदमी पार्टी से वापस जा रही है, जैसी मिडिल क्लास कंस्टिट्यूंसी उनको मिला करती थी। तो ये संकेत दिख रहा है कि एक मूवमेंट जो है मिडिल क्लास में बीजेपी की तरफ हुआ है। जी राजीव।
जी, मिडिल क्लास का जो मूवमेंट है वो बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। और क्या इसमें प्रशांत जी ये जो बजट है उसका भी कोई असर दिखाई देता है क्या? बजट के पहले भी ये हो गया था राजू। अगर आप इसको, मैंने यही चर्चा की थी कि 54-55% वोट शेयर लोकसभा में बीजेपी को मिलता है, इतना ही वोट शेयर आम आदमी पार्टी को पिछले 2 इलेक्शन मिलता रहा विधानसभा में, और ये 25% वोट जाता है इधर से उधर, उधर से इधर। इस बार लगता है कि वो वोट वापस नहीं गया, लोकसभा वाला वापस नहीं गया आम आदमी पार्टी के पास। तो इससे लग रहा है कि टक्कर अभी बहुत कांटे की है। आम आदमी पार्टी जरूर आप बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी कंस्टिट्यूंसीज में जो उसकी मानी जाती थी वहां पे वो पीछे है, पीछे चल रही है। दूसरी चीज, जैसे चांदनी चौक की सीट है, चांदनी चौक कभी रविकांत जी कह रहे थे कि वो वहाँ पे बढ़िया जो है वो काफी बड़ी तादाद में है और वो ट्रेडिशनल वोटर माने जाते हैं बीजेपी के। वहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, अगर पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सीन में दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से अभी जो है आम आदमी पार्टी कंस्टिट्यूंसी में कब्जा नहीं कर पाई है। मिडिल क्लास का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जो मिडिल क्लास वाली सीट है, चाहे वो न्यू दिल्ली की सीट हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास की सीट हो, उसमें मूवमेंट दिख रहा है, जो कि दिखाई देता है। पटपड़गंज की सीट में बड़ी मुश्किल से पिछली बार मनीष सिसोदिया जीते थे, इस बार उन्होंने सीट चेंज की। अवध ओझा लाए गए। अवध ओझा राजनीति में नए हैं, आम आदमी पार्टी में भी नए हैं, और मुझे नहीं मालूम है कि पटपड़गंज के लिए कितना नए हैं पुराने हैं, लेकिन वो उनका चुनाव वहां पे मुश्किल चुनाव, उनको मुश्किल सीट है वो आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा से। जी जी बिल्कुल मुश्किल सीट है आम आदमी पार्टी के लिए। और उधर नई दिल्ली सीट बहुत वो भी अब मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए वो सीट होती हुई, क्योंकि शुरुआती जो 1 घंटे का रुझान है उसमें लगातार शायद अरविंद केजरीवाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। अंशिता और आंचल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली सीट के साथ साथ 6 और सीट्स हैं जहां पर जिसकी काउंटिंग इसी जगह से यानी गोल मार्केट के इस काउंटिंग सेंटर पे हो रही है। जरा एक बार फिर से अंशिता, क्या कुछ है, क्या सचमुच अभी तक अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक अरविंद केजरीवाल पीछे ही चल रहे हैं, बल्कि तीसरे नंबर पर चल रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं आपको अपडेट देना चाहूंगी राजीव जी, कि चुनाव आयोग पर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको देखते हुए चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपनी सफाइयां देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे तमाम मीडिया के साथी और हमारी खुद की टीम, जो डीवी लाइव की टीम यहाँ पर मौजूद है, हमारे कुछ सहयोगी अंदर, उन्हें बुलाया गया है, बाकायदा पूरा टूर कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि निष्पक्षता से यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, किसी तरह की धांधली नहीं हो रही है। यानी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सफाई, जिस तरह से आरोप लगातार लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, कल भी इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, और महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव जो हुए उसमें धांधली के आरोप लगाए गए थे, वोटर्स नए जोड़े गए, इधर कुछ फ्लोटिंग वोटर्स बताए गए जो इधर से उधर किए जाते, तमाम तरह के आरोप कल हमने सुने संजय राउत की तरफ से लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं उन आरोपों से बचने के लिए या फिर जनता का विश्वास दोबारा जो खोता जा रहा है उसे वापस पाने के लिए मुझे लगता है ये जो टूर कराया जा रहा है, यहाँ से बाकायदा कुछ सहयोगी जो हमारे हैं उन्हें भी ले जाया गया है और तमाम मीडिया के दूसरे साथियों को भी ले जाया गया और दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ निष्पक्ष तरीके से ही काउंटिंग होती है। जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग को ये सफाई देने की ही आवश्यकता क्यों पड़ रही है? राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। और उस टूर के बाद हमारे सहयोगी और क्या कुछ आप तक खबर पहुंचाते हैं वो भी पहुंचाइएगा। और आप दोनों हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल। इस बीच देखिए ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी 32, बीजेपी 32 और मालवीय नगर से कांग्रेस आगे हो गई है। दिल्ली मालवीय नगर से कांग्रेस आगे हो गई है। मादीपुर से आपकी राखी बिरलान आगे चल रही हैं और ऐसे तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल आगे चल रहे हैं। और ये बिल्कुल कांटे का मुकाबला 32 सीटों पर दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आतिशी, तीनों पीछे चल रहे हैं। तीनों पीछे हैं। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। पटपड़गंज से
अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान से आगे चल रहे हैं इमरान हुसैन। बवाना से आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार आगे चल रहे हैं। मटिया महल मॉडल से भी आम आदमी पार्टी आगे है। ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है, 32-32 दोनों का आंकड़ा, और उसमें कांग्रेस और बीजेपी। हमारे साथ शकील अख्तर जी भी जुड़ गए हैं। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे आप देख रहे हैं आंकड़ों में बिल्कुल कांटे का मुकाबला। शकील जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। और यहां बिल्कुल आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस 2 सीटों पर, अभी तक 66 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आंकड़े। इन दोनों आंकड़ों को देखकर, इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया शकील जी आपकी। देखिए, पहली प्रतिक्रिया यह है हमारी कि आम आदमी पार्टी ने खुद अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर वो इस चुनाव को कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती, जैसा कि कांग्रेस के नेता अभी अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने समझौते की कोशिश की थी, मगर आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह गठबंधन तोड़ने पर उतारू थी, तो आज आम आदमी पार्टी की यह स्थिति नहीं होती। बीजेपी को जो 32 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बराबर आम आदमी पार्टी की आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी का वोट काफी हद तक कटा है। अभी जो वोटिंग परसेंटेज आएगा तो मालूम पड़ेगा कि कितना वोट कटा है उसका। तो इस चुनाव में सबसे बड़ी खास बात यह है कि बीजेपी को तो अपनी कोशिश करना ही थी। बीजेपी भी 27 साल से दिल्ली से बाहर थी, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बावजूद उसके उसको एक बड़ी कड़े मुकाबले में फंसना पड़ा। और वो उस तरह से, जिसे बता रहे थे सारे के सारे एग्जिट पोल की, वो स्वीप कर रही है, इतनी सीटें ला रही है, वो कहीं पे भी अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा जो मिला है, यानी कि बीजेपी का इतना मुकाबला कर पा रही है, वो इसीलिए कर पा रही है कि अभी भी लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बीजेपी की प्रतिद्वंदी है, उसका मुकाबला कर सकती है। लेकिन इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही पिच पर खेले हैं। दोनों एक ही सिद्धांतों को लेके और एक ही तरह की राजनीति करते हुए खेले हैं। दोनों का जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ रवैया है, दोनों का जो दलित और पिछड़ों के खिलाफ रवैया है, दोनों का अन्य मामलों पे रवैया है, इनमें कहीं पे भी आम आदमी पार्टी बीजेपी से अलग नहीं दिख रही है। इसीलिए जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे बढ़ रही है, अभी पूरे रिजल्ट आएंगे तो मालूम पड़ेगा, खासतौर से वोटिंग परसेंटेज से मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस ने यहाँ कितना गेन किया है। और देखिए, कांग्रेस का अब ये उद्देश्य कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है कि उसे दिल्ली से आम आदमी पार्टी को साफ करना था। उसका ये मानना था और वो इस बात पे कन्विंस हो गई थी कि दिल्ली जब तक हम आम आदमी पार्टी को नहीं हटाएंगे, बीजेपी का मुकाबला करने में हम समर्थ नहीं होंगे। और जनता में, दिल्ली के अलावा पूरे देश में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सिर्फ कांग्रेस ही जो है वो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, कोई क्षेत्रीय पार्टी अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, गठबंधन में कर सकती है, हमारे साथ मिलकर कर सकती है, लेकिन जिस तरह की आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ के मैसेज दे रही थी कि हम ही बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, वो गलत है। कांग्रेस ही सबसे बड़ा विपक्ष है और ये मैसेज शायद कांग्रेस देने में अब सफल हो गई है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस 1 सीट पर अब आगे है और 33 सीटों 33 सीट्स पर बीजेपी, 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी। दोनों में बिल्कुल कांटे का मुकाबला और बहुत कड़ा मुकाबला। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि 4 इनके नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया और आतिशी और साथ में अवध ओझा, ये चारों, अवध ओझा, मनीष सिसोदिया, आतिशी और अरविंद केजरीवाल, ये चारों पीछे चल रहे हैं, लगातार पीछे चल रहे हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस की तो बात ही आप अलग छोड़िए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये एक झटके के तौर पर देखा जाएगा, माना जाएगा। अब आम आदमी पार्टी 34 सीट्स, 34 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 33 सीटों पर, 33 सीट्स पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। 68 सीटों के रुझान आए हैं। आएंगे थोड़ी देर में आंचल और अंशिता के पास और उनसे समझेंगे, लेकिन उनसे पहले जरा अतुल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं। अतुल जी, 34-33 बहुत ही कांटे का मुकाबला।
जी 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 राजीव जी, अभी तक तो कांटे का मुकाबला है और आने वाले जो रुझान आएंगे वो निश्चित रूप से और भी कांटे के होंगे। उसमें कौन ऊपर जाता है कौन नीचे आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शकील जी ने जो अभी बात कही कि कांग्रेस के साथ गठबंधन न करना और इस चुनाव को अकेले लड़ने का जो फैसला किया आम आदमी पार्टी ने, ये उसके लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है और ये बात अभी हम इस रुझान में देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो निश्चित रूप से उसके साथ लगातार बना हुआ है। और जहां तक अभी चुनाव से ठीक पहले बजट में जो 12 लाख की जो घोषणा की गई, उससे जो मिडिल क्लास, बहुत सारे मिडिल क्लास के जो लोग थे जो कि बीजेपी के खिलाफ सोचते थे, कहीं ना कहीं उनका भी वोट ट्रांसफर हुआ है बीजेपी की तरफ, ये देखने की बात तो साफ है ही। और ये जो कांटे की जो टक्कर है वो निश्चित रूप से ये पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि ये पूरा का पूरा चुनाव सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। लेकिन कांग्रेस की जो मौजूदगी है और उसका जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये एक अहम बात है और आने वाली राजनीति निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगी। सरकार किसकी बनती है ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, कुछ घंटों के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ घंटों के बाद ये पता चल जाएगा। लेकिन 36 सीटों पे अब आम आदमी पार्टी आगे है, 32 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ यहाँ हमारे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अतुल सिन्हा जी को आप सुन रहे थे, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी, चारों हमारे साथ बने हुए हैं। और 2 हमारी सहयोगी उधर सीधे नई दिल्ली के काउंटिंग सेंटर, जहां पर 6 अलग अलग विधानसभा सीटों की काउंटिंग चल रही है, जिसमें बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली खुद अपने आप में है विधानसभा, और ये गोल मार्केट नई दिल्ली में वहां मौजूद है हमारे 2 सहयोगी आंचल और अंशिता। इनके पास चलते हैं, कोई अपडेट अगर हो तो जरूर बताएं। और जरा ये समझना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं? जी बिल्कुल राजीव जी, बताना चाहूंगी कि अभी तक पहले ही राउंड की काउंटिंग जारी है यहाँ पर। इसी बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत अच्छी खबर फिलहाल तो नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए यही है कि वो जिस तरह से सेकंड नंबर पर भी चल रहे हैं, तो जैसा लगातार अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा था उससे बेहतर प्रदर्शन ही यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वो देखने वाली बात है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के लिए जैसे कि आपने सवाल किया, तो अभी तक बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, वो लगातार पीछे ही बने हुए हैं अभी, और अभी पहले राउंड की काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई है, तो इसलिए अभी दिल्ली की जो आप बात कह रही हैं कि वहां सेकंड नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं, थर्ड नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, और शायद कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित, उन्होंने आम आदमी पार्टी को डेंट जरूर पहुंचाया, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इनके आंकड़े आप दोनों के बीच हम फिर आएंगे। लेकिन प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर रविकांत जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, आंकड़े बहुत ज्यादा खिसक नहीं रहे हैं, 70 की 70 सीटें उनके जो रुझान हैं वो आ चुके हैं अपने पास, जिसमें से आम आदमी पार्टी 36-33 सीटों पर, बीजेपी 1, कांग्रेस। बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहां दिखाई दे रहा है, और 36 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है आम आदमी पार्टी, लेकिन ये रुझानों में है, ये रुझान है, ये रिजल्ट में तब्दील होंगे तब सरकार बनाने के लिए कोई भी तैयार होगा। कैसे देखा जाए इन आंकड़ों को? और दिल्ली का चुनाव क्या इतना फंसा हुआ पहले प्रतीत होता था, पहले मालूम होता था चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, कि इतना फंस जाएगा ये चुनाव? नहीं, इस बार तो राजीव जी लग रहा था, और आपका एग्जिट पोल भी यही कह रहा था कि ये फोटो फिनिश होगा, और वो फोटो फिनिश दिख भी रहा है, बराबर की टक्कर दिख रही है जी। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया अब आगे हो गए हैं और गोपाल राय भी आगे हो गए हैं। सत्येंद्र जैन ने लगातार लीड बनाई हुई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल खुद हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी हो, ये सब पीछे चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो अभी पीछे चल रही है। पहला ही राउंड है, शुरुआती दौर है, लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर है
और संदीप दीक्षित ने शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छा प्रचार किया था। जी घर घर वो जा रहे थे और सबसे पहले कांग्रेस चुनाव मैदान में गंभीरता से है, इसकी दस्तक संदीप दीक्षित के ही उम्मीदवारी से हुई थी और संदीप दीक्षित वहाँ पे अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी। जो बात असली बात है कि शकील जी वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो आज वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होती। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो मुझे रुझान दिख रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी 10 डबल डिजिट का वोट शेयर में आंकड़ा पार करने जा रही है और कुछ सीटें होंगी जो आम आदमी पार्टी की फंसेंगी, वो कांग्रेस की वजह से फंसने जा रही हैं। अभी तो आप देखिए कि अभी की जो स्थिति है कि वो अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है। नंबर 2 पे मनीष सिसोदिया है, वो क्या कहते हैं संदीप दीक्षित हैं। तो ये आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए था कि उनको उसने 2 नुकसान किए। एक तो इंडिया गठबंधन की एकता को नुकसान किया, यहाँ पे अखिलेश यादव भी आए, ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी के लोगों को लगाया और एक परसेप्शन बना कि इंडिया गठबंधन जो है दिल्ली में साथ में नहीं है। और दूसरा अब जो हम देख रहे हैं कि ये जो कांटे की टक्कर है, ये कांटे की टक्कर की जगह ये चुनाव एक तरफा हो सकता था अगर यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी साथ साथ होती। बिल्कुल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ साथ होती तो ये कांटे की टक्कर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी यहां पर स्वीप करते हुए नजर आती। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन यहां स्वीप करता हुआ नजर आता, लेकिन इंडिया गठबंधन में दोनों दल जो हैं वो अलग अलग चुनाव लड़े और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी 37 सीटों पर, अब बीजेपी 37 सीट्स पे आगे है और आम आदमी पार्टी 32 सीटों पे आगे चल रही है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला, रुझानों में अब आम आदमी पार्टी से ऊपर बढ़त बनाते हुए यहां बीजेपी और 37 सीटें मतलब बहुमत के आंकड़े के पार यहां बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी पहली दफा बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है रुझानों में। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, मैं तो अभी गोदी मीडिया के चैनल्स पे भी देख रहा था, वहां तो ये जो फासला है बहुत बड़ा है और बीजेपी को तो उन्होंने जिता ही दिया है। लेकिन मैं पहले भी जिस बात को कहता रहा हूं, अभी मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी ने इस चुनाव को जातियों के आधार पर लड़ा है और जो मेरी जानकारी थी कि उन्होंने तमाम जातियों के लीडर्स को मैदान में उतार दिया है और वो लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं और कई बार बोलते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ती है। मैंने कई बार कहा कि ये केवल नैरेटिव बनाने के लिए खेल होता है बीजेपी का, असली वो खेल जातियों की राजनीति करके करती। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो भी आपको फर्क दिखाई दे रहा है, ये फर्क वही है। बीजेपी का जो लक्ष्य होता है उसको जरूर ध्यान में रखना होगा कि ये अरविंद केजरीवाल को हराने का प्लान कोई उसका 2 महीने का नहीं, वो हराने का प्लान मुझे लगता है कि लंबे समय से चल रहा है। और जब से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा तभी से ये पूरी बिसात बिछाई जा रही थी कि किसको कितना और कैसे डैमेज करना है, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करना है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने स्मृति ईरानी को पहले उतारा, फिर वहां 5 साल तक स्मृति ईरानी हारने के बावजूद लगी रही, बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिला। लेकिन अगले ही चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराने में कामयाब रही, उसमें भी बहुत सारा खेल हुआ था। लेकिन बीजेपी का जो टारगेट करने का लक्ष्य है उसको ध्यान में रखना होगा कि वो साम दाम दंड भेद कैसे भी, और वही स्मृति ईरानी जब इस बार चुनाव हारी है तो उनका पता नहीं है कहां है, वो लापता है इस समय। जबकि 14 में चुनाव हारने के बाद 5 साल तक वो अमेठी में रही थी। यही खेल अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ कि लगातार बीजेपी ने टारगेट किया अरविंद केजरीवाल को, उनके जो और बड़े नेता हैं चाहे मनीष सिसोदिया हो या आशुतोष भारद्वाज, इन सब को टारगेट किया गया कि उनको खत्म कर देना है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी को। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि राहुल गांधी ने तो जब वो जवाब दिया कि आज हालत ये है कि नरेंद्र मोदी का कद उनके सामने बेहद छोटा है, बहुत बौना है। अब ब्रांडिंग के जरिए आप कुछ भी कर लें,
लेकिन लोगों के दिलों में राहुल गांधी का जो कद है उसके सामने नरेंद्र मोदी बहुत पौने हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक तो खुद तो जिन सिद्धांतों पर वो आए थे उनका खुद ही उन्होंने मखौल उड़ाया, तो उनकी राजनीति को एक्सपोज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। वो जब तक जेल में रहे, सीट पर बने रहे, उसके बाद आकर के रिजाइन करते हैं, आतिशी को ले आते हैं। हालांकि मेहनत उन्होंने की, लेकिन वो भांप नहीं पाए इस बात को कि नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरे बीजेपी की टीम क्या करना चाहती है, और उसी में उन्होंने वो गलती की कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, बल्कि एक अलग इंडिया अलायंस को ब्रेक करके और ममता बनर्जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने वो एकता दिखाने की कोशिश की। तो यहाँ पे इंडिया अलायंस का तो उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान खुद आम आदमी पार्टी का होते हुए दिख रहा है, और बीजेपी की जो चाल थी उसमें बीजेपी कामयाब होते हुए दिख रही है। अब नतीजे क्या आएंगे 12 बजे बहुत स्पष्ट हो ही जाएगा, अभी 2-2.5 घंटे का वक्त है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि अगर अलायंस में होते तो ये तस्वीर नहीं होती और बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी इस चुनाव को फतह कर रही होती है अलायंस के साथ। अब जो गलती की है अरविंद केजरीवाल ने, उनको समझ में आएगी ये बात कि नहीं आएगी मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम वहां पर अपने वोट को वापस लाने के लिए मेहनत करते हुए दिख रही है। अभी फिर ये डबल 2 अंकों में चला गया है, 1 पर शायद बीएसपी भी आगे है। तो ये जो परिस्थितियां हैं दिल्ली चुनाव की वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए है। और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं कायदे से, तो जो दलित मतदाता है, माइनॉरिटी मतदाता है, जो अति पिछड़ा समाज है, इवन जो प्रोग्रेसिव आपका अपर कास्ट जो तबका है, जो बीजेपी की उन चालों से, उनकी कुनीतियों से आप समझ चुका है, वो वापस आना चाहता है। अगर आप ढीले रहेंगे तो वो कैसे करेगा? बेहतर है कि राहुल गांधी ने वहां अच्छा कैंपेन किया, वो लगातार वो थोड़ा संगठन पर काम करना होगा कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी के विचारों पर सबको चलना होगा। अब ये नहीं है कि राहुल गांधी कुछ और बोल रहे हो बाकी और खामोश बैठे हैं या कुछ और बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये गलती की थी, तो ये ईमानदारी से बोलना, देखिए सच और जो ईमान है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लोग उसको पहचानने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः उस चीज की जीत होती है। तो ये मैं कांग्रेस पार्टी की जीत के रूप में देख रहा हूं, उसके आत्मविश्वास की जीत। नतीजे में भले ही उसे सीट मिले या न मिले, और जो फर्क है आम आदमी पार्टी की गलती भी दिखाई पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर 39 सीट्स पे बीजेपी आगे, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे, और कांग्रेस पार्टी के खाते में रुझानों में 3 सीटें यहां आती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अदर्स के खाते में। हमारे 2 सहयोगी आंचल और अंशिता सीधे नई दिल्ली जो काउंटिंग सेंटर है वहां मौजूद हैं, और इस काउंटिंग सेंटर पे 6 अलग अलग विधानसभा की काउंटिंग चल रही है। लेकिन क्या कुछ अपडेट है आंचल और अंशिता? आपके पास आना चाहता हूं, कोई अपडेट हो तो प्लीज इधर जरूर बताइए। जी बिल्कुल, पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज की जो सीट है ग्रेटर कैलाश, वहां से अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ रही है। सौरभ भारद्वाज वहां पर आगे चल रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट 2nd नंबर पर हैं। वहीं इसी तरह हम अरविंद केजरीवाल की सीट की अगर बात करें तो वहां पर अभी भी वो 2रे नंबर पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अभी तक फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं तो 2198 वोट मिले हैं। वहीं प्रवेश वर्मा यहाँ पर नंबर 1 पर चल रहे हैं, 2272 वोट उनको मिले हैं। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि 2रे नंबर पर अरविंद केजरीवाल आ गए, जबकि अभी तक खबर ये आ रही थी कि वो 3रे नंबर पर चल रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर संदीप दीक्षित 3रे नंबर पर पहुंच गए, 404 वोट उनको भी मिले हैं पहले राउंड में। और इसी तरह राजेंद्र नगर को लेकर क्या अपडेट है, आंचल आप बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र नगर जो सीट है काफी हॉट सीट में से एक है और उस पर जो है आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। तो वहीं 2रे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है।
तो अलग अलग आप आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन मजेदार है कि जैसा आपने बताया संदीप दीक्षित को मात्र 404 वोट और परवेश वर्मा को 2272 वोट और अरविंद केजरीवाल को 2198 यानी 74 मात्र 74 वोट से अरविंद केजरीवाल फर्स्ट राउंड में पीछे चल रहे हैं। पहले राउंड में अरविंद केजरीवाल 74 वोटों से मात्र 74 वोट से पीछे चल रहे हैं। आप लोग बने रहिए, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग और यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सीट जो है और खासकर न्यू दिल्ली सीट ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद नजर नहीं आ रही है। मात्र 404 पहले राउंड में मात्र 404 वोट संदीप दीक्षित को मिले। अरविंद केजरीवाल 74 वोटों से पीछे चल रहे, 74 वोटों से पहले राउंड में पीछे चल रहे हैं। अभी कई राउंड होना बाकी है और राउंड बाय राउंड हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आंचल और अंशिता हमारे साथ हैं। आंचल, और कुछ है अपडेट आप लोगों के बीच, आप लोगों के पास अगर कोई अपडेट हो तो जरूर बताइएगा। और अंशिता कुछ बता रही हैं? जी बिल्कुल, अभी कोई और अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे राजीव जी, लेकिन फिलहाल राउंड 1 की जो काउंटिंग हुई है पहले, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा अच्छी खबर आती चली आ रही है। यहाँ पर 6 सीट्स में से 3 का हमने बताया आपको, वहां पर आम आदमी पार्टी लीड ले रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि पहले तीसरे पर चल रहे थे, अब दूसरे पर आए, और दूसरे में और पहले में यानी परवेश वर्मा और उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो हो सकता है कि अगले जब राउंड आएगा तो उसमें अरविंद केजरीवाल आगे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बाकी जैसा भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 74 वोटों से पहले राउंड में अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए हैं परवेश वर्मा से, और ये आगे के राउंड की भी हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अलग अलग यहां पे 6 सीटों पे, 6 विधानसभा सीटों में से 3 पे आम आदमी पार्टी आगे है। और यहां ओवरऑल देखिए अभी जो आंकड़े हमारे स्क्रीन पर हैं, 42 सीटों पर बीजेपी आगे है, 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे आगे है। 70 के 70 सीटों के रुझान, 42 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये वही है जो 40 से 45 46 सीटें कांग्रेस पार्टी और उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस, माफी चाहूंगा, बीजेपी और उसी के इर्द गिर्द बीजेपी दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी भी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं। और साथ में जुड़े हैं शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी और प्रोफेसर रविकांत जी। ओपनिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहता हूं। और मजेदार है ये चुनाव, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी आज पिछड़ती हुई नजर आ रही है, मात्र 24 सीटों पर और 42 सीटों पर बीजेपी। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, डेंट कांग्रेस लगा रही है, ये दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जिस तरह से इस पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था, जिस तरह ये भारत की राजनीति में प्रकट हुई थी, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। खासतौर से देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में एक क्षेत्रीय पार्टी का उदय और इस तरह लगातार 3 बार सत्ता में बने रहना राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय हो सकता है। उसमें भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि मोदी युग में भी उसने अपने आप को बरकरार अब तक रखा हुआ था। बीजेपी ने कोशिश यह की थी कि जैसा एक छत्र राज उसका पूरे देश में है, वैसा दिल्ली में भी हो जाए, तो इस बार वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़त वाले हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कई तरह के सबक इसमें छुपे हैं, जो आज शाम को अगर परिणाम ऐसे ही रहे जो उन्हें सोचने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की। आप अरविंद केजरीवाल के बयान देख लीजिए, नोटों पर गांधी के साथ लक्ष्मी जी की फोटो होना चाहिए, अपने मुस्लिम विधायक के साथ नहीं खड़े हुए वे कभी भी, उनके दफ्तर में से गांधी जी की तस्वीर हटा दी गई, वे किसी भी काम के लिए पहले हनुमान मंदिर जाते हैं। यानी बीजेपी जैसी राजनीति को कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जनता को लगा होगा कि अगर यही चाहिए तो फिर कॉपी क्यों, जो मूल प्रति है उसे ही स्वीकार किया जाए। दिल्ली के लोगों से भी बहुत सारे सवाल अब पूछने की जरूरत पड़ेगी आज दोपहर बाद, कि ऐसे लोग जो महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले हों, जो सांप्रदायिक घृणित राजनीति करते हों,
जो मंच से कैसे कैसे बयान दे रहे थे, चाहे रमेश भिधूड़ी हो या प्रवेश वर्मा हो, कपिल मिश्रा हो, ये सब जीतते हुए अगर दिखाई दे रहे हैं, तो दिल्ली जो पढ़े लिखों की दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ होता है, वहां अगर ऐसे लोग चुनकर आ रहे हैं, कल वे सदन में बैठेंगे जो एक महिला मुख्यमंत्री के पितृत्व पर सवाल कर रहे थे कि अपना बाप बदल लिया आतिशीना, ऐसे लोग अगर जीत रहे हैं तो दिल्ली के लोगों से भी सवाल तो पूछा जाना चाहिए। कोई जीते कोई हारे, एक पत्रकार के नाते हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नागरिक के नाते जरूर सोचना पड़ता है कि ये कैसी दिल्ली है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुनाव हरवा देती है और भिधूड़ी, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को चुनाव जिता रही है। तो आज की तारीख में निश्चित तौर पर जो आज प्रपोज डे है, जो वैलेंटाइन डे से पहले के दिन है, तो उसमें आज दिल्ली की जनता ने सीधे सीधे गुलाब का फूल पकड़ा दिया कमल के फूल वाले हाथों में और झाड़ू लगा दिए, एक तरह से ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी और हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कांग्रेस को तो बहुत 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 ज्यादा सोचने की जरूरत। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वैलेंटाइन वीक की बात करने लगे, यहाँ रोज डे से लेकर प्रपोज डे तक पहुंच गए डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत मज़ेदार है कि यहाँ आम आदमी पार्टी को कौन प्रपोज कर रहा है और फिर इधर बीजेपी को दिल्ली की जनता ने कितना प्रपोज किया। बीजेपी के लोगों के, बीजेपी के नेताओं के हाथ में कल रोज डे पे रोज कितनों ने दिया, ये कमल के साथ साथ यानी कमल वालों को रोजेज मिले कि नहीं, ये तो यहाँ दिख रहा है। लेकिन मजेदार है कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। आंकड़े 41 और 25, देखिए अभी 47 तक था, ये आंकड़े ऊपर नीचे, पहले राउंड की बहुत जगह पहले राउंड की काउंटिंग हो गई है और पहले राउंड की काउंटिंग में मिक्स है। मिक्स मतलब शुरुआत में बैलेट पेपर और उसके बाद फिर ईवीएम दोनों की मिक्सिंग, और उसके बाद हम सबके सामने 74 वोटों से, मात्र 74 वोट से पहले राउंड में अरविंद केजरीवाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जल्दी से शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को लेकर और संदीप दीक्षित को। देखिए संदीप दीक्षित 404 वोट, पहले राउंड में ही संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है, माना जाए, क्योंकि 74 वोट से शकील जी अरविंद केजरीवाल पिछड़ रहे हैं और 404 वोट लेकर तीसरे नंबर पर संदीप दीक्षित हैं। तो साफ साफ है 74 अगर साथ में लड़ते तो ये 404 भी उधर ही जाते अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। जी वो तो बिल्कुल सही बात है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और देखिए कांग्रेस इस बात को लास्ट तक कहती रही और हमने उसको लिखा भी और यहाँ भी कई बार बताया, और जो कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन, उन्होंने कोट भी किया उसको कि उन्होंने सारा का सारा बताया कि हरियाणा में उन्होंने क्या किया, दिल्ली में हमने किस तरह उनसे बात करी। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल अपने आप को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में या नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में जो समझ रहे थे और जिस तरह आरएसएस को चिट्ठी लिख के उनसे शिकायत कर रहे थे, उनसे अपील कर रहे थे, उससे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि वो अपने आप को उन्हीं का हिस्सा मान के चल रहे थे। लेकिन वो ये भूल गए कि हिंदुत्व की पिच पर हिंदू महासभा जैसी पार्टी खत्म हो गई। लोगों को शायद ये बात याद नहीं रहती, हम बता दें कि सावरकर जो है वो आरएसएस और बीजेपी के नहीं थे, वो हिंदू महासभा के ही थे। लेकिन बीजेपी ने हिंदू महासभा को भी खत्म कर दिया, तो आम आदमी पार्टी कहां रहती। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राकेश पाठक ने सारे उदाहरण देखे किस तरह बीजेपी की पिच पे लगातार अरविंद केजरीवाल राजनीति करते रहे, और जिस तरह के आरोप मोदी जी पे लगते हैं कि वो गलत बोलने में माहिर हैं, कुछ भी बोलने में माहिर है, कोई भी सपना दिखाने में माहिर है, वही काम अरविंद केजरीवाल करते रहे। यमुना साफ कर देंगे, कूड़े का पहाड़ उठा देंगे। देखिए हम पत्रकार लोग कई बातें समझते हैं या नहीं भी समझते तो ये बता देते हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी क्लिष्ट किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जो खबरें होती हैं, उनको भी किसी न किसी तरह निभा के ले जाते हैं। लेकिन एक बात हम भी कह रहे थे कि ये भयंकर रूप से उल्टा पड़ने वाला है।
दिल्ली की महिलाएं इसको लेके बहुत जबरदस्त नाराज होंगी। और आपने देखा कि लास्ट में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से ही अपील की थी कि अपने घर के पुरुषों को समझाओ, आप भी समझो, अगर आप लोग साथ दे देंगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो ये केजरीवाल जिस तरह से ओवर स्मार्ट बन रहे थे, देखिए राजनीति में ओवर स्मार्टनेस नहीं चलती है। जो सोशल जस्टिस है उसका नेक्स्ट स्टेज जो है लागू करने का वक्त आ गया है। 50% की जो कैप है उसे हटाने का वक्त आ गया है। केजरीवाल इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। तो केजरीवाल ने जो बीजेपी के पिच में राजनीति करने की कोशिश की है वो उनको बहुत ही नुकसान पहुंचा चुकी है। आखिर देखिए ये सवाल बार बार होता है कि आधार क्या है, केजरीवाल की पार्टी का आधार क्या है। आधार सिर्फ इतना था कि दिल्ली में उनकी सरकार थी 11 साल से, उससे जो फायदे मिल रहे थे उसके तहत लोग उससे जुड़े हुए थे। और अब यहां हारने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पंजाब में उनको अपनी सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आधार नहीं है, कोई राजनीतिक आधार नहीं है, कोई विचारों का आधार नहीं है। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोग समझते थे कि एक नए प्रयोग की तरह आए थे, एक आंदोलन से निकले थे। वो आंदोलन नहीं था, वो एक देश के साथ बहुत बड़ा धोखा था जो इससे पहले भी कई लोग दे चुके हैं देश को। देखिए कांग्रेस के खिलाफ खड़े होना अपने आप में कोई बहादुरी की बात नहीं होती है कि साहब कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए तो लोग आपका समर्थन दे दें। आपका समर्थन इस बात पे होना चाहिए कि आप गलत बात के समर्थन में कितना खड़े हुए हैं। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक कहीं देश में उस बात को लेकर चर्चा नहीं है, बात नहीं है। और ये विरोध खाली राहुल गांधी कर पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस वापस खड़ी हो गई है और दिल्ली के अनुभव से कांग्रेस जो है वापस देश में एक नए तरीके से खड़ी होगी, ऐसा हमें विश्वास है। आम आदमी पार्टी की एक बात यहां हम और बता दें कि देखिए इस तरह की जो पार्टी होती है, मैं याद आ रहा है स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी एक, आपको याद होगा, खत्म हो गई। राजनीतिक आधार, विचारधारा का आधार होना बहुत जरूरी है। और संदीप दीक्षित बहुत पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित ने देखिए धारणाओं की लड़ाई लड़ी है, अलका लांबा भी बहुत पीछे हैं, 400-500 के बीच में। ये लोग धारणाओं की लड़ाई लड़ रहे थे। धारणाओं की लड़ाई कांग्रेस कभी नहीं लड़ती है, लड़ेगी तो पीछे रहेगी। धारणाओं की लड़ाई में मोदी जीत सकते हैं, आम आदमी पार्टी जीत सकती है, या जो भी नकली चीजें पैदा करने के माहिर लोग होते हैं वो जीत सकते हैं। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि धारणाओं की लड़ाई लड़ना या चुनाव के टाइम सिर्फ खड़े हो जाना उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। संदीप दीक्षित के बारे में एक बात हम और बता दें कि अभी चांदनी चौक से जो चुनाव लड़ रहे हैं मुदित अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे, उन्होंने संदीप दीक्षित पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और वो काफी हद तक सही है कि सिर्फ चुनाव के टाइम आप सक्रिय हो गए, लोकसभा में कार्यकर्ता आपके पास गए, हम लोग आपके पास गए कि भाई काम करिए, आप कहीं नहीं थे। अलका लांबा लास्ट तक ये कहती रही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये लोग धारणाएं पैदा कर देते हैं मीडिया में, अपने समर्थकों में या सोशल मीडिया के जरिए, और उसके पीछे लोग लग जाते हैं। धारणाओं से आप कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि कांग्रेस के जिन प्रत्याशियों ने ज्यादा वोट लिए हैं, अच्छी स्थिति में है, वो 5 साल तक काम करते रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं। सोशल मीडिया भी एक उसी तरह का धोखा है जिस तरह का गोदी मीडिया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कोई भी पार्टी या प्रत्याशी जो है अपना माहौल नहीं बना सकता है। जी राजीव जी। जी, सोशल मीडिया पे आप भी हैं, आप तो धोखा नहीं देते हैं शकील जी? समझना पड़ेगा सोशल मीडिया पे देखिए हर चीज, ये तो हम सोशल मीडिया पे हैं, हम यहाँ आपके चैनल पे भी हैं, हम अखबारों में भी हैं, हम पत्रकारिता के हर रूप में हैं। लेकिन ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि हम क्या हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि हम क्या हैं। अगर आप हमारे पाठक हैं, आप हमारे श्रोता हैं, तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं हैं। ये देखना और बताना हमारा काम कभी नहीं होगा। हम हर रूप में होंगे और हर रूप में अपने तरीके से लोगों तक सही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी का परिणाम होता है कि सबसे ज्यादा गालियां खाने वालों में भी हम ही होते हैं। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत गंभीर चर्चा हो रही है दोस्तों। एक तरफ तो आप देख रहे हैं रुझान जो हैं वो 70 के 70 सीटों के रुझान हैं। 36 पे इस वक्त बीजेपी आगे है, 30 पे आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस और 1 अदर्स के खाते में। ये हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसके अलावा नई दिल्ली से लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली और फ्लिप हो रहे हैं दोनों साइड बाएं दाएं। ये 7 भाग में 7 संसदीय क्षेत्र में बटी हुई दिल्ली और उसमें 10-10 विधानसभा, और वो आंकड़े आप हमारे बाएं और दाएं साइड देख रहे हैं। और बीच में हमारे 4 साथी विश्लेषक साथी हैं। अभी शकील जी को आप सुन रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं मेरे साथ। और साथ में आप तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको। और सबसे बड़ी चीज कि दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ गंभीर चिंतन कांग्रेस की जब बात कर रहे थे शकील जी, तो महत्वपूर्ण ये कि आप गोदी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, रेडियो हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले आप धरती पर, धरातल पर, जमीन पर, जो भी कह लीजिए, वहां काम करते हुए नजर आए। और यहां कितना काम करते हुए कांग्रेस पार्टी दिल्ली में नजर आई पिछले 5 साल में, यह भी देखना होगा। आम आदमी पार्टी आखिर आज पिछड़ रही है तो उसके क्या कारण हैं, और बीजेपी अगर आगे बढ़ रही है तो उसके क्या कारण हैं, ये सब कुछ समझने की जरूरत है। आज शाम तक इन सब पे विश्लेषण हम करेंगे। 74 वोटों से, मात्र 74 वोट से अरविंद केजरीवाल पहले राउंड में परवेश साहिब सिंह वर्मा से पीछे हैं। और ये न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली सीट है और यहीं पर संदीप दीक्षित हैं जिनका जिक्र आ रहा था। मात्र 404 वोट उनको मिले हैं, लेकिन 74 वोट से ज्यादा हैं। क्या यहां पर एक सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी से चर्चा पहले करके, कांग्रेस पार्टी से चर्चा करके आपसी गठबंधन नहीं कर लेना चाहिए था? क्या आज जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो अभी रिजल्ट में तब्दील नहीं हुए, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इन रुझानों पर गौर फरमाएंगे अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने गलती की? कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज से ये बात मुझे पता चली थी, शकील जी और बेहतर बताएंगे, आप तमाम साथी बताएंगे, कि कांग्रेस चाहती थी कि यहां पर उसका गठबंधन हो जाए आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी 62 सीटें पिछली बार लाई थी तो उसको उम्मीद थी कि 2-1 सीटें कम होंगी तो होंगी, बाकी बीमार थे। ये बात सोचनी होगी संदीप दीक्षित के साथ साथ अजय माकन को भी, और ऐसे तमाम नेताओं को जो दिल्ली पर अपना दावा ठोकते हैं कि आखिर आज ये 3 रहे या 2 रहे। क्या 15 साल वाली दिल्ली, शीला दीक्षित की दिल्ली, जिसमें शीला दीक्षित ने काफी काम किया, क्या वहां पर कांग्रेस दावा नहीं ठोक सकती थी मजबूती के साथ? आखिर कुछ नहीं तो 6 महीने पहले से आप दिल्ली में चुनाव की तैयारियां क्यों नहीं कर सकते थे? अलका लांबा जो यहीं पली बढ़ी, यहीं पढ़ी और यहीं छात्र नेता रही, क्या वो मेहनत नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल है, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय आप दिखाई देंगे तो नतीजे ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे, लेकिन क्या सचमुच बाकी लोगों ने ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया है? ये भी सवाल उठता है। आएंगे इन सब पे। प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, ये नंबर ऊपर नीचे अब होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ये डायरेक्शन अब तय हो गया है। इस डायरेक्शन में बदलाव कोई बहुत ही चमत्कारिक तरीके से हो सकता है। आमतौर पे सेकेंड राउंड के बाद ये जो नंबर हैं, अब ये इसी दिशा में थोड़ा बहुत करेक्शन आगे पीछे का होगा। यानी दिल्ली में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी अरविंद केजरीवाल की, मिडिल क्लास, वो उनके पास से हट गई है। मिडिल क्लास केवल कंस्टिट्यूंसी नहीं, दिल्ली में 60% से ऊपर है मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास का शोर बड़ी दूर तक जाता है, वो परसेप्शन क्रिएट करता है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी का वोट शेयर है 49%, आम आदमी पार्टी का है 42.6% और कांग्रेस का है 6.25%। अब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मिला दे तो बीजेपी के बराबर हो। ये गलती आम आदमी पार्टी से हुई।
और ये गलती क्यों हुई, जरा इसको भी हम लोग बात कर लेंगे, ट्रेंड आते रहेंगे 1 मिनट में। जी देखिए, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, ये तमाम पार्टी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये दशकों पुरानी पार्टियां हैं। शिवसेना, ये अपने कोर राज्यों से बाहर निकल के उन्होंने चुनाव नहीं लड़े। कुछ वोट शेयर लाने के लिए, कुछ सीट अरेंजमेंट के लिए समाजवादी पार्टी कभी मध्य प्रदेश में जाती है, कभी दिल्ली भी आती है, लेकिन आरजेडी झारखंड में जाती है, एक लिमिटेड वे में जाती है। लेकिन आरजेडी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की कभी नहीं सोची होगी। शिवसेना महाराष्ट्र के आगे बहुत सीमित दायरे में गई, लेकिन आम आदमी पार्टी कहां से कहां गई, गुजरात गए, गोवा गए, सब जगह लड़े। और जहां कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, और अभी पहले जो आप नई पार्टी थे, दशकों पुरानी पार्टियां आगे नहीं गई, अपने अपने राज्यों में रही, उनका कोई वजह होगी। आपको मालूम है राजीव जी, मैं मैराथन दौड़ता हूं जी, तो मैराथन में पहले 5 किलोमीटर में स्लो दौड़ता हूं ताकि 42 किलोमीटर तक एनर्जी बची रहे। जी पहले 5 किलोमीटर अगर मैं फास्ट दौड़ लूंगा तो मैं ना अपना टाइमिंग बचा पाऊंगा, ना अपना 42 किलोमीटर का फिनिश पॉइंट बचा पाऊंगा। आम आदमी पार्टी ने वही किया कि मैराथन की दौड़ में पहले 5 किलोमीटर बहुत तेजी से दौड़ गए। जी राजीव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ही दौर में आप आगे अगर निकलने की कोशिश करेंगे शुरुआती दौर में, तो आप पिछड़ जाएंगे, आप थक जाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी यहां थक चुकी है? थकने का मतलब आप फिजिकली नहीं, यहां आपसे आपके वोटर थक जाते हैं। ये राजनीति है, सियासत है। खैर, इन सब पे चर्चा करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी 30 सीटों पे आ गई है और बीजेपी 36 सीटों पे है। ये आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे, मजेदार आंकड़े हैं, हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, चर्चा करते रहेंगे। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल पहली दफा आगे हुए हैं, ये खबर भी है। तो बहुत सारी चर्चाएं, हम इन चर्चाओं को और इन सारी खबरों को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक बार जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, चर्चा होती रहेगी, ऐसी बातें हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी और एक जो बेस, एक जो कहें तो जो वोट बैंक रहा है, जैसे बीएसपी का वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक, या आम आदमी पार्टी का, शुरुआत में प्रशांत टंडन जी बता रहे थे झुग्गी झोपड़ी, फिर टैक्सी, ऑटो, ये सब जो वोट बैंक था, क्या यहां पर सेंध लगते हुए आप देख रहे हैं? अगर कांग्रेस, बीजेपी आगे है, बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर अभी दिखाई दे रहा है, तो क्या ये सब कुछ यहां से डेंट लगते हुए, और इसमें एक बड़ा फैक्टर क्या कांग्रेस पार्टी है? लेकिन इस बीच देखिए, ब्रेकिंग खबर, नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे हो गए हैं। नई दिल्ली सीट से अब केजरीवाल आगे, रुझानों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर, और हलचल तेज हो गई है। इधर जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। मनीष सिसोदिया भी दूसरे राउंड में आगे हो गए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत है, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं टोटल 62 में से 39 सीट्स चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 23 सीट। और ओखला से MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ओखला से वो आगे हो गई है। तो अलग अलग जगहों से रुझानों के बीच आम आदमी पार्टी के में जो हलचल वो तेज है। अरविंद केजरीवाल भी आगे हैं और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग के जो आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों में 39 सीट्स के साथ बीजेपी आगे है। ये चुनाव आयोग के आंकड़े, हम भी धीरे धीरे चुनाव आयोग को ही फॉलो करने लगेंगे। जो हमारे आंकड़े, हमारे तमाम अलग अलग जगह पे जुड़े हुए हमारे संवाददाता, रिपोर्टर्स जो आंकड़े दे रहे हैं, उन आंकड़ों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यहां पर 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। एक बार डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। आंकड़े बहुत कुछ बताते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज, आपके पास आऊं लेकिन आपसे पहले जरा प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं, और उनके पास पहले आया हुआ था, वो अपनी बात रख रहे थे। प्रोफेसर साहब, क्या यहां पर कांग्रेस ने तो डेंट पहुंचाया ही है, लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी की है, और मिडिल क्लास से ज्यादा लोअर मिडिल क्लास में
उन लोगों के बीच जो झुग्गी झोपड़ी और जिनको फ्री बिजली, फ्री बीज की बात जो होती थी, इन सब के दम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने उसमें किया हुआ था, पाले में लिया हुआ था? देखिए राजीव जी, एक बात तो मुझे ये कहनी ही है कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो ये नतीजे आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे, माने बहुमत का आंकड़ा, जो मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। यहां से आप टेस्ट समझ सकते हैं कि क्या सामने आ रहा। तो अभी ये आंकड़े बदल भी सकते हैं अगर केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं तो। दूसरा, जो आप मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसके इस देश में सबसे बड़ी अस्मिता जाति की है, इस बात को बखूबी बीजेपी ने समझा है, खास करके मोदी और शाह ने। तो उन्होंने जो पूरी कैंपेन की है इस चुनाव में अंदरूनी स्तर पर, और अभी से नहीं की है, पिछले 3-4 महीने से लगातार उनके नेता हैं पूर्वांचल के, ये जो मुझे जानकारी है, चाहे वो पटेल नेता हो, निषाद नेता हो, कश्यप नेता हो या दलित जातियों के नेता हो, वो सब वहां पर एक तरह से कैंप कर रहे थे। जो मिडिल आपका वर्ग है, उसमें 2-3 फैसले जो अभी आए बीजेपी के, एक तो 8वां वेतन आयोग उन्होंने गठित किया, हालांकि कैबिनेट से वो नहीं पास हुआ, ऐसे ही कहा गया, तो उसका एक प्रभाव है। दूसरा, इधर इनकम टैक्स वाला भी जो मामला आया, अब उसमें कितना भ्रम पैदा किया गया है, कितनी सच्चाई है, ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन इससे जो मिडिल क्लास की नाराजगी थी बीजेपी से, उस नाराजगी को कम करने में, और खास करके जो लोग बीजेपी के अंधभक्त हैं, वो बीजेपी को ही वोट करना चाहते हैं, उन्हें कुछ चाहिए, जैसे इस्लामोफोबिया चाहिए, उसी तरह से उन्हें कुछ अपने हित का। यही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा स्वार्थी भी होता है राजीव जी, सबसे ज्यादा सेल्फिश अगर कोई होता है तो मिडिल क्लास ही होता है, और सबसे ज्यादा अगर कोई बदलाव करने वाला होता है तो भी मिडिल क्लास होता है। मिडिल क्लास की भूमिका पूरे आधुनिक समाज में सबसे बड़ी रही है। अब वो ज्यादा सेल्फिश हो रहा है या ज्यादा बदलाव के लिए कदम उठा रहा है, ये आपको आंकना पड़ेगा, ये जांचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसकी नाराजगी को दूर किया गया इन 2 मुद्दों के जरिए, 8वां वेतन आयोग ला करके और इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा करके। दूसरा, जो मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी पूरा खेल करती है कांशीराम जी के फॉर्मूले पर। इस बात को न तो आम आदमी पार्टी समझ रही है और न ही कांग्रेस पार्टी ने समझा हुआ है। कांग्रेस पार्टी केवल राहुल गांधी के दम पर चलना चाहती है। अब राहुल गांधी के दम पर कितना होगा, आप 0 से आप 3 पर आ रहे हैं, आपका हो सकता है कि डबल डिजिट में आपका वोट पहुंच जाए, लेकिन आपको जीत हासिल करने के लिए उन तमाम सिपाही सालारों को लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी नैरेटिव बनाने में कामयाब है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका संगठन, आपकी लीडरशिप और लगातार जमीन पर काम करना, जो अभी सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग कहां थे, संदीप दीक्षित कहां थे, चुनाव के पहले तक क्यों सक्रिय नहीं थे अपने क्षेत्र में, उन्हें मालूम होगा ना कि उनको चुनाव लड़ना है। अलका लांबा क्यों नहीं थी, ये एक दिन में नहीं होता। हालांकि कांग्रेस की एक और प्रॉब्लम है कि वहां दरबार में परिक्रमा करना है, तो कांग्रेस का जो लीडर है वो दरबार में ज्यादा रहता है, जमीन पर कम रहता है। एक क्लैरिटी आपको बीजेपी में मिलेगी कि उन्होंने कह दिया कि जाइए आपको चुनाव लड़ना है, और जो स्टाइल है बीजेपी की, इसको कांग्रेस को समझना पड़ेगा। राकेश पाठक जी बैठे हैं और कमलनाथ के खिलाफ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक ही प्रत्याशी उन्होंने लगातार 3 बार दिया जी, और उससे कहा कि आप चुनाव हारते हैं कि क्या होता है, मुझे इससे मतलब नहीं है, आप चुनाव बराबर लड़ेंगे। और आखिरी में क्या हुआ कि वो चुनाव जीता। कमलनाथ के बेटे को उसने चुनाव हराया 4थी बार में शायद। पाठक जी अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करिए। तो वहां क्लैरिटी है कि किसको चुनाव लड़ना है। यहां तो दरबार में जी हजूरी करना है, साहब टिकट मिले तब फिर हम तैयारी शुरू करें। तो इसको भी समझना पड़ेगा, सवाल दोनों तरफ होंगे।
दरबारी संस्कृति पर भी होंगे, और जो नेता केवल परिक्रमा करने पहुंचते हैं कि केवल अखबारों की सुर्खियां हो, मीडिया में आ जाए, जमीन पर हम काम न करने, उसके बाद दाएं बाएं करके हम राज्यसभा में पहुंचे और टिकट मिल जाए, इससे काम नहीं चलेगा। बड़े आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है कांग्रेस पार्टी के भीतर। लेकिन मैं समझता हूं कि जो काम राहुल गांधी को करना चाहिए वो कर रहे हैं। अब समझना पड़ेगा उस पूरी पार्टी को कि हम राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलेंगे या फिर चापलूसी की संस्कृति को जिंदा रख करके और लोगों को भ्रम में रखेंगे। और मुझे लगता है कि वो लोग चाहते भी नहीं, वो लोग यही चाहते हैं कि हमारा केवल जैसे यही समाजवादी पार्टी में मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूं कि हमारा सिर्फ सिक्का चलता रहे, पार्टी जाए भाड़ में। और अगर ऐसे नेता रहेंगे किसी भी पार्टी में तो फिर नहीं होगा। बीजेपी जो देती है उससे 4 गुना काम लेती है। मैं कई ऐसे नेताओं के नाम बता सकता हूं जिनको जो पद दिए गए, लेकिन इस मिल्कीपुर चुनाव में उन्होंने कम से कम 300 बड़े नेता खपाए थे। सोचिए 300 नेता मिल्कीपुर जैसे चुनाव। और अभी देखिए वहां पर बढ़त चल रही है बीजेपी की। तो इतना बड़े तरीके, मतलब उनके लिए तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी देश पर आप हमला कर रहे हैं, तो एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा सीट पूरा सैनिक तरीके से, जो सैन्य पूरा तैयारी होती है उस तरीके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी को हराना सबसे आसान है, और इसलिए आसान है क्योंकि उसकी चालबाजियों को इस देश की जनता बखूबी समझती है। जब पूरे तरीके से आप मिडिल क्लास को क्रश कर रहे हो, दलितों का उत्पीड़न हो रहा हो, महिलाओं के खिलाफ बोला जा रहा हो, अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा हो, 80% लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े। अगर इस समय पे भी विपक्ष अगर चुनाव नहीं जीत पाता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर तो आपने छोड़ दिया है कि लोग जब कहेंगे, और मैंने ऐसे कई नेताओं से सुना है राजीव जी, बड़ा कष्ट होता है। मैं पहले सुनता था कि नेता यही सोचते हैं कि लोग पिटेंगे तो हमारी तरफ आ जाएंगे। मैंने एक बड़े नेता को मेरे सामने ये कहते हुए सुना कि जब लोग पिटेंगे तो हमारी तरफ आ ही जाएंगे। ये वो दौर नहीं है। वो मतदाताओं को अगर इस तरह से लेते हैं तो फिर नहीं चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली का चुनाव एक दिशा को तो तय कर रहा है कि बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है। हालांकि उनका हर चुनाव उसी तरह का होता है। विपक्ष को कुछ सीखने की जरूरत है बीजेपी से, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये तो कम से कम सीखने की जरूरत है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और देखिए, आम आदमी पार्टी को 30 सीटें, बीजेपी को 39 सीटें, कांग्रेस पार्टी 1। रुझान है ये बिल्कुल। फर्स्ट राउंड की अभी काउंटिंग हुई है। अरविंद केजरीवाल फर्स्ट राउंड में पिछड़ गए 74 वोटों से, लेकिन अभी वो आगे हो गए हैं। मनीष सिसोदिया भी पिछले राउंड में पिछड़ गए थे, अभी आगे हो गए हैं। आतिशी लगभग 1100 वोटों से पिछड़ चुकी हैं पहले राउंड में। ओखला में MIM आगे है, और ओखला एक अपने आप में उधर वहाँ ट्रायंगुलर नहीं बल्कि 4 चौतरफा जो है, चतुष्कोणीय कहे तो मुकाबला है। बहुत कुछ अलग अलग हम तस्वीर रख रहे हैं, लेकिन एक बहुत मज़ेदार है। अभी आंकड़े देख रहा था, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आम आदमी पार्टी को 43.21% वोट है और बीजेपी को 47.84% वोट है। अभी तक 65 सीटों के रुझानों के और फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है आंकड़ा उस हिसाब से, और इसमें कांग्रेस पार्टी को 6.56%। अब देखिए, कांग्रेस 6.56%, आम आदमी पार्टी 43.21%। जोड़ दीजिए, ये 50% हो जाता है। और यहां जब वो 50% होता है तो बीजेपी 47.84% के साथ दूसरे नंबर पर रहती है। ये बात शायद आम आदमी पार्टी नहीं समझ पाई थी, लेकिन अभी यहां पर बीजेपी आगे निकलते हुए। चलिए, ये एक जानकारी दे रहा था, लेकिन ओपनिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं गर्ग साहब के पास ही। दिल्ली का चुनाव गर्ग साहब, आपके हिसाब से कैसा रहा, किन मुद्दों पर रहा, और जो रुझान है इसको किस हिसाब से आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, इस जो मैं 8 बजे से देख रहा हूं ये
पूरे के पूरी चीजों को। जी और ये 5-6 चीजें हैं, ये पूरे दिन भर इसी पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ये पूरा इलेक्शन का जो रिजल्ट है, ये जो मैं 5-6 चीजें बता रहा हूं, ये मेरा एक अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं जो हमारे साथी लोग कह रहे हैं उसको। ये जो दिख रहा है वो केजरीवाल की हार है, पर बीजेपी की जीत नहीं है। ये बीजेपी को नेगेटिव वोट मिला है। केजरीवाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 सालों की थी और जो एरोगेंस उनकी पार्टी में या उनके लोगों में आ गया, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहली चीज ये। दूसरा, इसमें आप अगर देख रहे हैं, पिछले चुनाव के आंकड़े अगर देखें आप 2020 के और हार जीत के मार्जिन को देखें अगर आप, और इस बार जिस तरह का मार्जिन चल रहा है उसको देखें आप, आपको लगेगा कि बहुत ही कम मार्जिन से चीजें चल रही हैं। ये इंडिकेट करता ये है कि कांग्रेस को अलग करके, कांग्रेस को आइसोलेट करके, राहुल गांधी को बेईमान बताकर केजरीवाल ये चुनाव जीतना चाहते थे खुद की छवि पर। ये रुझान बता रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता ये समझ लें कि अगर वो राहुल गांधी को बेईमान बताकर और कांग्रेस को आइसोलेट करके चुनाव जीतना चाहेंगे तो उनकी वही दुर्गति होगी जो आम आदमी पार्टी की दिख रही है। अगर आप पिछले चुनाव के नतीजे देखें, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगभग 10 से 12 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो सारी की सारी आम आदमी पार्टी के पास गई थी, काफी मार्जिन से गई थी। आप अगर देखेंगे तो इस बार मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उसमें आम आदमी पार्टी पिछड़ी हुई है, काफी पिछड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के जो नेता पिछली बार मुस्लिम नेता 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे, उनको इस बार पसीने आ रहे हैं क्योंकि फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को धोखा दिया, उनके पूरे मुद्दों को लेकर, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे दिल्ली के दंगे हो या जामिया का मामला हो, तमाम मुद्दों पर जिस तरह से आइसोलेट किया, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए उस हिसाब से जैसे कांग्रेस ने दिए, और उनके साथ खड़े नहीं हुए, मुस्लिमों के साथ, दलितों के साथ आम आदमी पार्टी के लोग। ये जो चुनाव है, अगर आप इसका रिजल्ट केवल 2 जगह देखिएगा, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें, और 10, 11, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मुस्लिमों की है उसमें देखिएगा, जो अपर कास्ट वोट है पूरा का पूरा, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पिछली बार की तरह नहीं रहा है, डिवाइड हो गया है। तो ये जो चुनाव है ये दिखाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो अपनी जगह है 10 सालों की केजरीवाल, पर
आप इसमें वोट शेयर जो दिखा रहे हैं, और आपने खुद ही ने कहा है जी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को मिला लें तो बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा हो जाता है। जी तो सवाल तो ये पूछना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को किसने रोका था कि वो कांग्रेस को सीटें नहीं दे, कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता नहीं करे। अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरियाणा में हरवाया, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की दुर्गति गुजरात में की, गोवा में की, तो आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि वो दिल्ली में अगर केजरीवाल अपने दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, अब कहीं संभव नहीं है। मतलब ये दिल्ली को वो पश्चिमी बंगाल बनाना चाहते थे हमारे केजरीवाल साहब, क्योंकि वो ममता बनर्जी के शिष्य हैं, राहुल गांधी के शिष्य नहीं है। राहुल गांधी को तो वो कॉम्पिटिटर मानते हैं और कहा वो मानते हैं ममता बनर्जी का। तो ये इलेक्शन, इसमें कई निहितार्थ हैं। कांग्रेस के लिए तो आप सभी लोग बता रहे हैं, हमारे रविकांत जी बता के गए कि कांग्रेस के लिए क्या इसमें सीख है। कांग्रेस के लिए कोई सीख नहीं है इसमें। कांग्रेस के लिए सीख ये है कि कांग्रेस की इसमें वापसी हुई है, और ये बताया है कांग्रेस ने कि विपक्ष की पूरी जो लड़ाई है देश में जी वो कांग्रेस के बिना, कांग्रेस को हाशिए पे डालकर लड़ाई नहीं जा सकेगी। और जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आप पाएंगे कि जो जीत हार का मार्जिन है और उसमें कांग्रेस का जो दखल है वो इस्टेब्लिश करेगा कि ये जो कह रहे हैं बार बार कि प्रियंका यहां गई, राहुल यहां गए, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, ये पूरा का पूरा जो कांग्रेस का इंटरवेंशन था, जो मुझे समझ में आ रहा था, वो जीत के लिए नहीं था, वो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए था कि दिल्ली के जरिए विपक्षी दलों को यह समझ में आए कि आप जैसा पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम लोग एक नहीं है। अगर आप राहुल गांधी के भाषण को देखें जी, अगर हम एक हो तो इस सरकार को हटा सकते हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस की हार जीत के लिए चुनाव नहीं है। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी अगर हारती है तो वो देश के लोकतंत्र के लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि अब जो लड़ाई है उस लड़ाई में हमारे केजरीवाल जी को भी अब सड़कों पे आना पड़ेगा और शीश महल को छोड़ना पड़ेगा। वो शीश महल में रहते हुए राजमहल से लड़ना चाहते थे, अब उनको सड़कों पे आके राजमहल से लड़ना पड़ेगा। जी तो इस चुनाव के बाद, इसके नतीजों के बाद आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी में कितना डिसइंटीग्रेशन होता है। अभी तो 8 लोग ही गए थे चुनाव के पहले, जो चुने हुए छोड़कर। जो ऑपरेशन लोटस है वो तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, वो रिजल्ट आने के बाद चालू होगा।
ये बहुत बड़ी गलती की केजरीवाल ने, जो पोस्टर चिपकाया राहुल गांधी को बेईमान बताकर, ये इसके जरिए राहुल गांधी ने अपनी ईमानदार होने को सिद्ध किया है। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल 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 शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। बहुत कुछ अभी हम इस यहाँ पर सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी जी हाँ, तो यहाँ हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं। आज रिजल्ट, नतीजे का दिन दोस्तों, और उसमें भी आज सबसे बड़ी चीज कि यहाँ जो रुझान आए हैं उन रुझानों में आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 36 के आंकड़े चाहिए, बहुमत के आंकड़े 36, लेकिन 36 में आम आदमी पार्टी जो पिछली दफा 2020 में 62 सीटों पे थी, वो 27 सीटों पर रुझानों में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, कई दिग्गज नेता वो पिछड़ रहे हैं इस वक्त। पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, बीजेपी कई जगह स्वीप करती हुई और लंबी मार्जिन के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये क्यों ऐसा हुआ? चुनाव आयोग, चुनाव की पद्धति, बाकी चीजों में जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इंडिया ब्लॉक के और भी नेता, राहुल गांधी और संजय राउत और सुप्रिया सुले ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी महाराष्ट्र को लेकर, उन सब पे हम चर्चा तो कर ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ मुद्दे, कुछ ऐसे सवाल जिन पर हम चर्चा यहां कर रहे हैं, बहुत जरूरी है उन सवालों पर चर्चा करना भी। हमारे साथ यहां डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। पहले से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर राकेश पाठक जी, इधर अमलेंदु उपाध्याय जी स्टूडियो से जुड़ गए हैं, शकील अख्तर जी, तमाम साथी हैं, और प्रशांत टंडन जी हैं। जरा एक एक कर आप सबके बीच आता हूं। उधर हमारे सहयोगी, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि नई दिल्ली जो काउंटिंग सेंटर है वहां से रिपोर्ट्स वो लोग दे रहे थे, उन तक भी चलेंगे हम। और बीजेपी कार्यालय, बीजेपी मुख्यालय में क्या चल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं या नहीं, और आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है दफ्तर में, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में क्या कुछ चल रहा है, वहां भी ले चलेंगे। सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। प्रकाश जी, ओपनिंग कमेंट आपका। पहली दफा जुड़ रहे हैं आज आप, और दिल्ली के चुनाव को अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक सोशल मीडिया पे जो चलते हैं अलग अलग कमेंट्स और लिखते हैं लोग अपने विचार, उसमें से एक विचार ये आया था, वायरल मैसेज कहें, वो ये था कि बैलेट पेपर में आगे आम आदमी पार्टी, उसके बाद फिर 10 बजे तक आम आदमी पार्टी आगे रहेगी, फिर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, बीजेपी फिर आगे हो जाएगी, और अंत में 4 बजे शाम को बीजेपी की जीत हो जाएगी। और ये ट्रेंड, मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूं, श्रवण गर्ग साहब भी, आप भी, और डॉक्टर राकेश पाठक जी, तीनों देखिए, आप तीनों मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ट्रेंड जो है वो छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, ये सारे ट्रेंड उसी हिसाब से रहे हैं। अब दिल्ली का ट्रेंड भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कहेंगे? जोड़ना चाहता हूं, अभी श्रवण जी ने भी बहुत विस्तार से कहा है। नंबर 1, जो मैंने अपने पहले चरण में कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति करना चाहते हैं तो आम जनता, वोटर फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट को लेंगे। थोड़े साधारण से उदाहरण से बताता हूं। जैसे फेसबुक के 2 तरीके होते हैं, एक फेसबुक होता है, एक फेसबुक लाइट होता है। इसी तरह सिगरेट के ब्रांड होते हैं, क्लासिक होता है, एक क्लासिक लाइट होता है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी बीजेपी लाइट है। तो अब उपभोक्ता ने असली बीजेपी को चुन लिया, लाइट को खारिज कर दिया। अभी तक के रुझान ये बता रहे हैं। दूसरी बात, ये जनवरी में शुरू होकर आज 8 फरवरी को नहीं खत्म हुआ है। आप इन घटना को खारिज नहीं कर सकते जो 5 साल से दिल्ली में चल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जेल में, उनके मंत्री जेल में, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल का एक पदाधिकारी, जैसे संयोग से उपराज्यपाल कहा जाता है, उसकी कारगुजारियां, कामकाज रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना, ऐसा कोई प्रयास बीजेपी ने पिछले 5 साल में नहीं किया जो किसी भी दूसरे राजनीतिक दल, हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कितना भी खारिज करें, वैचारिक स्तर पर साफ माने कि वे भी
वैसी ही राजनीति कर रहे थे जैसी बीजेपी करती है। लेकिन इन घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि केंद्र में बैठी सरकार ने एक राज्य सरकार को, जो कि पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसे 5 साल काम नहीं करने दिया, जेल में डालकर रखा। क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ा होगा जनता में? दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी ने, जो अभी कई लोगों ने कहा, प्रशांत जी ने भी कहा कि दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां कांग्रेस अकेली मुकाबले में होती है, वहां आम आदमी पार्टी ने जाकर जो नुकसान पहुंचाया वो पूरे देश की राजनीति का नुकसान। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को शायद ये लगने लगा था वे अगली बार प्रधानमंत्री बनने वाले। 2 राज्यों में सरकार बनने से वे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त कर गए। उनकी इस महत्वाकांक्षा ने न केवल उनका बल्कि उनकी पार्टी का भी बड़ा नुकसान कर दिया है। अभी सर ने, जो श्रवण जी ने ऑपरेशन लोटस की बात कही, तो सर ऑपरेशन लोटस दिल्ली में बाद में शुरू होगा, आज शाम को हो सकता है पंजाब में शुरू हो जाए। उसके लिए तो कोई इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को, कभी भी शुरू हो सकता है। तो अगर दिल्ली खोने के बाद पंजाब भी जाता रहा तो एक भारत की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक प्रयोग का असफल हो जाना होगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह राजनीति की थी, जिस तरह की बातें कही थी, वे कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, कभी पार्टी नहीं बनाएंगे, कभी बंगला नहीं लेंगे, कभी बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सारी चीजों से उल्टा करते रहे। और अब आज जाकर वे इस मुकाम पर आ गए कि उनकी पार्टी ही बिखरने के कगार पर। और आज की हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं होगी, पार्टी के अस्तित्व को संकट में ले आए। कांग्रेस पार्टी के लिए फिर एक बार कहने की जरूरत है, ठीक है, हो सकता है कांग्रेस की यह रणनीति रही हो कि अरविंद केजरीवाल को पहले निपटाया जाए, बीजेपी से बाद में निपटते हैं। और राजनीति में ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद तो कांग्रेस को चेतना पड़ेगा। शकील अख्तर साहब के लिखे को अगर कांग्रेस पार्टी के आला कमान के 2 लोग भी रोज पढ़ने का काम कर ले, उसका प्रिंट आउट निकालकर एक फाइल तैयार कर ले, तो शायद कांग्रेस पार्टी का भला हो जाए। हमारे आप जैसे लोग, जिन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम लोग साफ कहते हैं लोकतंत्र में एक प्रमुख विपक्षी दल ताकतवर होना चाहिए, उसे जो कुछ करना चाहिए शकील साहब रोज बता देते हैं। लेकिन वहां कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। जी सही। वहां बिल्कुल गणेश परिक्रमा, जो गणेश परिक्रमा की बात आ रही थी, बिल्कुल सही थी। रविकांत जी ने शायद कहा था, वे अभी है नहीं रहे। तो आज के बाद, आज शाम के बाद इनकी भी समीक्षा हो। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा होगी। हमारे तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। उधर 2 सहयोगी हमारी जुड़ गई हैं, मानसी और आराधना दोनों जुड़ी हुई हैं। शायद मुझे जहां तक ध्यान मुझे लग रहा है ऐसा कि पीछे ढोल नगाड़े हैं, इसका मतलब बीजेपी कार्यालय से ये लोग जुड़ी हुई हैं। आपके पास आना चाहता हूं आराधना और मानसी, क्या बीजेपी कार्यालय के पास आप लोग हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे? और सबसे बड़ी बात कि क्या अभी से जश्न की तैयारी शुरू हो गई है और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को फिर आएंगे, भाषण देंगे? ये सब इंतजार करें हम। जी राजीव जी, आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। जिस तरीके से देखते हैं कि रुझानों में अब तक जो है बीजेपी आगे चल रही है और जिसका जश्न अभी से ही नजर आ रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। काफी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका उत्साह है और उन्होंने अभी से समझ लीजिए कि जीत मान ली है और ये नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की आवाज से ज्यादा ये ढोल नगाड़ों की आवाज यहाँ सुनाई दे रही है। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि जमावड़ा पूरे मीडिया का यहाँ पे है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या चल रहा है वो भी आप लोगों से कहूंगा, क्योंकि बगल में है, और कांग्रेस के दफ्तर का भी सूरत हाल जरा जरूर दीजिएगा। लेकिन आप दोनों से ये जरूर समझना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या तमाम नेता पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं? कुछ ऐसा देखा आप लोगों ने? आराधना? जी राजीव जी, अभी तक तो हमने कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं देखा हमने, लेकिन हाँ, कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में बड़े नेता आ सकते हैं। इसी साथ आराधना से बात करना चाहूंगी। आराधना, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी के नेताओं के अंदर अभी से
बिल्कुल आप लोगों से गुजारिश है कि अब यहाँ से थोड़ा दूर जाइए, क्योंकि आवाज इतनी ज्यादा आ रही है पीछे से, इतनी आवाज है ढोल नगाड़ों की कि आप लोगों की आवाज थोड़ी दब जा रही है। लेकिन बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 27 साल बाद अब एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि क्योंकि कांग्रेस का तो अभी 10 साल 11वां साल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की बीजेपी का जो सूखा था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रुझानों में बीजेपी 41 सीटों पर, हमारे स्क्रीन पे आप देख लीजिए 41 सीट्स पे बीजेपी आगे है, 28 सीटों पर यहां आम आदमी पार्टी, पिछड़ती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। हमारे तमाम विश्लेषक साथी इस पर अपने विचार रख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी यहां पिछड़ रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग की धांधलियां, चुनाव की पद्धति, प्रक्रिया और उसमें ट्रांसपेरेंसी, इन सब पे हम खूब चर्चा कर रहे हैं, आज भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ मूलभूत सवाल हैं, उन सवालों को, बेसिक सवाल, उन सवालों को भी हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए, मानसी और आराधना, आप लोगों के बीच फिर से हम आएंगे, लेकिन जरा एक एक कमेंट लेना। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूं, और आप कैसे देखते हैं प्रकाश जी, यहां दिल्ली का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा राज्य लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट राज्य इस लिहाज से, और उसमें भी बीजेपी लगातार चाहती थी कि इस पर किसी तरह काबिज हो। आधी सरकार तो बीजेपी की थी यहां पर एलजी के जरिए, लेकिन अब पूरी सरकार चाहती थी। अब मिलता हुआ सरकार यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए 43 सीट्स, 43 बीजेपी। प्रकाश जी, जब तक फाइनल न हो जाए शाम तक, जैसा कि उस सोशल मीडिया के वायरल मैसेज की बात आप कह रहे थे, जब तक नतीजे फाइनल ना आ जाए इस बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक जो आजादी की लड़ाई से 1885 से जो पार्टी योद्धा की तरह थी, और लगभग 10 साल से उसने अपने हथियार, तलवारें, जिरा बख्तर को रख दिया था, वो वापस लेकर आ गई। अब कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कितने प्रतिशत वोट मिले, ये बातें बाद में है। लेकिन एक बात तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी खुलकर मैदान में आती है, चुनाव लड़ती है, तो वो अपने हथियारों को जंग से रोक पाएगी, उनके हथियारों को जंग नहीं लगेगी, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या फौजियों का मनोबल बना रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह, हालांकि मुझे लगता था कि कांग्रेस के वोट 10% तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचे। फिर भी कांग्रेस के लिए ये बात राहत की है कि उसके वोटों का प्रतिशत अपेक्षाकृत बड़ा है, लगभग 1.5 गुना हो गया पिछले जितने वोट थे उससे। जी जी बिल्कुल। केजरीवाल हमेशा ये करते रहे कि एक तो उन्होंने पूरे दिल्ली के चुनाव को केजरीवाल सेंट्रिक बना दिया, यानी केजरीवाल है तो ही आम आदमी पार्टी है, और बाकी इंडिया अलायंस और सारी चीजें गौण है, ये उनका इशारा था। वो ये मानते थे कि दिल्ली चुनाव मतलब केजरीवाल और मोदी का चुनाव। उन्होंने इंडिया अलायंस के तमाम घटकों को एक तरफ रख दिया और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा से पहले, कांग्रेस की चर्चा के पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसके बाद उनकी जिद और बढ़ी, उन्होंने विज्ञापन में राहुल गांधी के बारे में भी उन्हें बेईमान बताने की कोशिश की। तो दर्शकों, मतदाताओं ने यह बात समझ ली कि कौन क्या है और क्या करना चाहता है। इससे इंडिया धड़े के, इंडिया अलायंस के दूसरी पार्टियों को भी कुछ सबक मिलेगा कि अगर कांग्रेस उनके साथ है, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे सबसे ज्यादा वोट पिछले चुनाव में मिले थे, और ये बात मैं पहले कह चुका हूं डीबी लाइव में कि जितने वोट 3 से लेकर 10 नंबर तक की पार्टियों को लगातार 8 पार्टियों को मिले, उससे ज्यादा वोट अकेले कांग्रेस को मिले। तो कांग्रेस